आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के चौथे पाठ नन्हा फनकार का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। यह पाठ बहुत बड़ा होने के कारण हम इसे 2 भागों में पूरा करेंगे। यह इस पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग में आपने देखा था कहानी को पढ़ना और कहानी का सरल भाषा में अर्थ। और अब इस भाग में मतलब भाग 2 में हम लिखने का कार्य आरंभ करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का इमला लिखेंगे और इमला लिखने के बाद पाठ में आए हुए नए शब्द अर्थात कठिन शब्दों को लिखेंगे और उसके बाद हम शब्द अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ के बाद पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिखेंगे और फिर अंत में हम अभ्यास कार्य को हल करेंगे जो कि पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य है। पाठ का अर्थ जानने के बाद अब आइए लिखने का कार्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक कोने में दिनांक लिख लेंगे और फिर ऊपर से लिखेंगे पाठ 4 और पाठ 4 के नीचे लिखेंगे नन्हा फनकार हेडिंग और फिर लिखेंगे इमला या सुलेख लिख लेंगे। और इमला या सुलेख लिखने के बाद हम क्योंकि यह इस पाठ में पहले के 2 पैराग्राफ बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए हम 3 या 4 पैराग्राफ का सुलेख या इमला लिखेंगे। अब आइए पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थात नए शब्दों को लिख लेते हैं। पहला शब्द है प्रार्थना, दूसरा शब्द है बुदबुदाई और उसके बाद है सावधानी पूर्वक, फिर है नक्काशी, फिर उसके बाद पुश्तैनी। पुश्तैनी के बाद लिखा है मझोला, फिर उसके बाद अंगरखा, फिर व्यक्तित्व, फिर उसके बाद लिखा है भौचक, फिर बदहवासी, फिर दखलंदाजी या दखलंदाजी। और इस लाइन में अंतिम शब्द है असमंजस। दूसरी ओर लिखा हुआ शब्द है, पहला शब्द है आहिस्ता, फिर हिंदुस्तान, फिर उसके बाद लिखा है त्योरियाँ, फिर इत्मीनान, फिर सल्तनत और उसके बाद है ख्वाजा और अंत में लिखा हुआ है चिश्ती। अब आइए पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। पहला शब्द है नन्हा। नन्हा का अर्थ होता है छोटा। और अगला शब्द है फनकार। फनकार मतलब कलाकार। और उसका अगला शब्द है चौकोर मतलब 4 कोने वाला। और फिर उसका अगला शब्द है बुदबुदाई। बुदबुदाई मतलब मन ही मन धीरे से बोलना। और अगला शब्द है उकेरना। उकेरना का अर्थ होता है चित्र बनाना या नक्काशी करना। अगला शब्द है नक्काशी। नक्काशी मतलब उभरा हुआ सजावटी काम करना। अगला शब्द किरचें मतलब ठोस वस्तु का नुकीला टुकड़ा। संग तराश मतलब पत्थर तराशने वाले कलाकार। बारीक। बारीक मतलब महीन या पतला। अगला शब्द है नफीस का अर्थ होता है सुंदर, बढ़िया या निर्मल। अगला शब्द है पुश्तैनी। पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी या पैतृक। अगला शब्द है अंगरखा। अंगरखा का मतलब होता है पुरुषों का लंबा पोशाक या जिसे कुर्ता भी कह सकते हैं। अगला शब्द है आहट। आहट का अर्थ होता है आवाज़, जो हल्की सी आवाज़ आती है उसे कहते हैं आहट। और अगला शब्द है तलखी। तलखी का अर्थ होता है आवाज़ में कड़वापन या कटुता। और अगला शब्द है जुर्रत। जुर्रत का अर्थ होता है साहस या हिम्मत। और अब अगले पेज में देखते हैं। इस पाठ में बहुत से उर्दू के शब्द आए हुए हैं इसलिए सभी का अर्थ बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि बहुत से शब्दों के अर्थ बताए जा सकें। इसलिए एक पेज में शब्द अर्थ नहीं आ पाए तो इसलिए मैंने दूसरे पेज में लिखे हुए हैं। अब इसमें दूसरे पेज में है पहला शब्द है छितरना। छितरना का अर्थ होता है बिखरना या फैलना। अगला शब्द है मझोला। मझोला का अर्थ होता है मध्यम। और फिर है बदहवासी का अर्थ होता है घबराहट या बेहोशी। फिर दखलंदाजी का अर्थ होता है बीच में आ पड़ना या बोलना। फिर उसके बाद लिखा है खींचकर मतलब खिन्न होकर। अगला शब्द है हुक्म का अर्थ होता है आदेश। और
अगला शब्द है शक पकाना। शक पकाना का अर्थ होता है हड़ बढ़ाना। फिर अगला शब्द है अनमने। अनमने का अर्थ होता है बिना इच्छा के। और अगला शब्द है कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है नेक। नेक का अर्थ होता है अच्छा या सच्चा। और फिर है लाड़ला। लाड़ला का अर्थ होता है प्यारा या दुलारा। फिर उसके बाद लिखा है सल्तनत। सल्तनत का अर्थ होता है साम्राज्य। और उसके बाद लिखा है कतार। कतार का अर्थ होता है पंक्ति। और फिर उसके बाद है आहट। आहट का अर्थ होता है आवाज़। और फिर उसके बाद लिखा है उलझन। उलझन का अर्थ होता है परेशानी। और सबसे अंत में लिखा हुआ है असमंजस। असमंजस का अर्थ होता है समझ में न आना कि क्या करें। अब आइए पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिख लेते हैं। पहला शब्द है पास। पास का उल्टा होता है दूर। अगला शब्द है जल्दी। जल्दी का विलोम होता है धीरे। अगला शब्द है दिन। दिन का विलोम होता है रात। अब उसके बाद लिखा हुआ है पहले। पहले का विलोम होता है बाद में। फिर है जन्म। जन्म का विलोम मृत्यु। हंसना। हंसना का विलोम रोना। अच्छा का विलोम बुरा। नीचे का विलोम ऊपर। नरम का विलोम कठोर। और फिर है विश्वास। विश्वास का विलोम होता है अविश्वास। फिर है मुश्किल। मुश्किल का विलोम आसान। सही का विलोम गलत। और फिर सोना का विलोम जागना। लिखने का कार्य करने के बाद अब आइए पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य को हल कर लेते हैं। अभ्यास कार्य का पहला शीर्षक है केशव की घंटियाँ। इसमें पहला प्रश्न है माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होंगी। नंबर 1 क केशव के काम की तारीफ में। ख यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। ग केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घ घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए। ङ क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। या च कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। इस प्रश्न का उत्तर होगा बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि ङ वाला लिखा है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न 2 केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो। संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। यह प्रश्न विद्यार्थियों को खुद करना है। अपने आसपास के किसी पुरानी इमारत में वो जा सकते हैं जिसमें कि नक्काशी की गई हो और उसका चित्र बना सकते हैं। कॉपी में नक्काशी का चित्र, घंटियों का या कड़ियों का उसका चित्र बना सकते हैं। और अगर संभव हो तो कहीं अखबार में से या कोई पुरानी पत्रिका में से इस तरह की तस्वीर का चित्र भी वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपका सकते हैं। अब अगला शीर्षक है आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चों को अर्थात विद्यार्थियों को स्वयं करना है। उन्हें अपने आस पड़ोस में कोई कहीं दूर से आकर के, जैसे केशव के पिता गुजरात से आकर के बसे थे, तो कुछ साथियों के उनके पिता, कुछ बच्चों के साथियों के पिता हो सकता है कि कहीं दूर से आकर के या कोई पहाड़ से आकर के बस गया हो या कोई मैदान से आकर के पहाड़ में बस गया हो या कोई शहर में आकर के बस गया हो। तो उसके बारे में पता लगाना है उससे बातचीत करके, और क्यों आया उसका कारण भी बताना है। अगला शीर्षक है कहानी से। प्रश्न 3 है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा अकबर छोटे से केशव की पत्थर पर नक्काशी देखकर हैरान थे। वह केशव के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें उसके साथ बातचीत करके आनंद आ रहा था, इसलिए उन्हें पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। यदि आपको इस पाठ का पहला भाग देखना है
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और इसके दोनों भागों को मिला करके एक वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से इस कहानी का पूरा वीडियो और 2 अलग अलग भागों में वीडियो देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 4। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़े आदमी से केशव का अर्थ धनवान व्यक्ति से है, क्योंकि ऐसा उसने राजा अकबर की महंगी वेशभूषा को देखकर सोचा था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 5। खरगोश की सी कातर आँखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाय के समान, जो सीधा साधा होता है उससे कहते हैं गाय के समान। हाथी सी चाल मतलब मतवाली चाल। कोयल सी आवाज़ मतलब जिसकी आवाज़ मीठी होती है। भेड़ चाल, जो ढेर सारे लोग एक ही ओर चल देते हैं। शेर जैसी दहाड़, और फिर लिख सकते हैं मधुमक्खियों सी मेहनती, बगुला भगत। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर एक बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखने के लिए कहा तो केशव को लगा कि वह तो बड़े आदमी हैं, क्या वह सच में ही नक्काशी सीखना चाहते होंगे, इसलिए उसने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जोड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि केशव की उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र खेलने कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने की है। लेकिन शौक से थोड़ा थोड़ा कोई नया काम सीखा जाए तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 8। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि केशव सबसे कहता होगा, क्या तुम्हें मालूम है बादशाह अकबर मेरी नक्काशी देखकर कितने हैरान हुए थे। उन्होंने बहुत देर मुझसे बात की, मैंने उन्हें नक्काशी भी सिखाई, बड़ा मज़ा आया। और हाँ, एक दिन मैं उनके कारखाने में काम करूँगा, उनने मुझसे ये वादा किया है, तुम देख लेना। इसी तरह के शब्द विद्यार्थी अपनी ओर से कुछ शब्द जोड़ भी सकते हैं। अब अगला शीर्षक है शब्दों की निराली दुनिया, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न 1 का क। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। विद्यार्थी स्वयं भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए आइए हम भी कोशिश करके देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि बढ़ई लकड़ी से सुंदर सुंदर काम की चीज़ें बनाता है। बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाले औजार, पहला औजार है आरी। आरी लकड़ी को निश्चित आकार में काटने के काम आती है। अगला है रंदा, लकड़ी को समतल या चिकना बनाने के लिए काम आता है। छेनी लकड़ी में छेद बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए प्रयोग होता है। पेचकस लकड़ी में पेंच लगाने के लिए काम आता है। विद्यार्थी इसी तरह से अन्य कार्य जैसे मिस्त्रीगिरी इत्यादि के भी सामान या औजारों के नाम लिख सकते हैं और उनके कार्यों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ख। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचें ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे हैं आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत। इस प्रश्न का उत्तर भी विद्यार्थी अपने आस पड़ोस में जो लकड़ी का दुकानदार है या बढ़ई है उससे बातचीत करके लिख सकते हैं। चले आइए देखते हैं वो क्या क्या लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कुल्हाड़ी, आरी, रंदा, बुरादा, फट्टा, प्लाई, सूत, पेंच, कील, बारी, हथौड़ी, सनमाइका, कब्जा, कुंडा, कुंडी, सांकल, हैंडल इत्यादि। और फिर सभी बच्चे समूह में बैठ करके ये वस्तुओं के बारे में लिखेंगे या बातचीत करेंगे कि ये कहाँ कहाँ मिलती हैं और हमसे पहले जब हम तक पहुँचती हैं ये
तो उससे पहले ये किस किस रूप में होती हैं और इनसे क्या लाभ होता है, क्या हानियाँ होती हैं और आपने ये कहाँ देखी थी, इन पर चर्चा की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी बातचीत करो। इसका प्रश्न भी विद्यार्थियों को स्वयं ही करना है, जैसे वे अपने घर, गांव या अड़ोस पड़ोस में बातचीत करके अपने से बड़ों से और स्कूल में बच्चों से और अध्यापक से बातचीत कर सकते हैं कि हमारे इलाके में इन चीज़ों या कामों के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं या हमारी स्थानीय भाषा में उन्हें क्या कहते हैं, और उसकी सूची बना लें। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है, नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। पहला शब्द है चुनाव, फिर पड़ाव, फिर बहाव, फिर लगाव। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थी अपनी कॉपी में पहले 2 कॉलम छोटे छोटे बना लेंगे और फिर उसके अंत में थोड़ा एक बड़ा कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में संज्ञा लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम में क्रिया और तीसरे कॉलम जो कि बड़ा कॉलम होगा उसमें वाक्य प्रयोग लिखेंगे। पहला जैसे है चुनाव, चुनाव की क्रिया होगी चुनना और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा सच्चे दोस्त का चुनाव कैसे करें। और अगला शब्द था पड़ाव, पड़ाव का क्रिया होगी पढ़ना और इसका वाक्य प्रयोग होगा जीवन कई पड़ावों में से गुजरता है। और अगला था बहाव, बहाव की क्रिया होगी बहना और इसका वाक्य प्रयोग होगा बहाव के साथ बहना ठीक नहीं है। अगला शब्द था लगाव, जिसकी की क्रिया होगी लगना और उसका वाक्य प्रयोग होगा मुझे अपनी बिल्ली से बहुत लगाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करें। रेखांकित शब्द था बुदबुदाई और नीचे शब्द लिखे हुए हैं फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो रेखांकित शब्द है बुदबुदाई, बुदबुदाई का अर्थ होता है या बुदबुदाना का अर्थ होता है मन ही मन या मंद आवाज में बोलना, जिससे कि कोई स्पष्ट न सुन सके कि उसने क्या बोला। जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना तथा भुनभुनाना में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आइए अब इसके कुछ वाक्य बना लेते हैं। जैसे पहले था बुदबुदाई, बुदबुदाई का अर्थ होता है मन ही मन या मंद आवाज में बोलना। इसके वाक्य प्रयोग हैं कि अम्मा भैया नींद में बुदबुदाता है या नानी जाने क्या क्या बुदबुदाती है। और अगला शब्द था फुसफुसाना, मतलब धीरे से बोलना। तो इसका हो जाएगा उसने राधा के कान में कुछ फुसफुसाया और चला गया। अगला शब्द था बड़बड़ाना, बड़बड़ाना का अर्थ होता है कोई बात मुंह में ही बार बार बोलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि वह रिजल्ट या परिणाम सुनते ही बड़बड़ाने लगा। भुनभुनाना, भुनभुनाना का अर्थ होता है गुस्से से धीरे बोलना। हर समय इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि हर समय भुनभुनाए रहना ठीक नहीं होता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 4, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर उन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसीलिए कहा क्योंकि क है बादशाह के सामने बैठे रहना उसका अपमान करने जैसा है। ख है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। और ग पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। घ है बादशाह का केशव के साथ बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि महल के पहरेदार ने केशव से यह इसीलिए कहा क्योंकि ख वाला है इसका सही उत्तर। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।